Hello, student, and welcome to the online session of current affairs. I am Vikas Trivedi, and I will help you to understand various aspects of current affairs. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। और ये जो हमारा टॉपिक है जनरली ये आरबीआई के द्वारा जो हमेशा की तरह मॉनेटरी पॉलिसी इशू की जाती है उससे रिलेटेड है। आपको पता है कि इस समय कोविड-19 के चलते जो हमारी इकोनॉमी नहीं, विश्व की बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो काफ़ी इकोनॉमिक डाउनफॉल से गुजर रही हैं। ऐसे समय में हमारे देश के सेंट्रल बैंक ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ पॉलिसी रेट्स को चेंज किया और ये अहम फैसला हमारा कल ही आया है। और ये जो अहम फैसला हमारा आया है ये अनाउंसमेंट किस चीज़ का है? ये अनाउंसमेंट है एमपीसी का। एमपीसी क्या है? एमपीसी है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका गठन 2016 में हुआ था। 2016 में इसका गठन हुआ था और इसका जो मेन एम है वो एम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जनरली जो बात हो रही थी वो बात उस समय ये हो रही थी कि 2 से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन की रेट है इस रेट को किस तरह से मेंटेन किया जाए। एवरेज जो आपकी इन्फ्लेशन रेट हो वो 4% के आसपास ही रहे। और आप ये देख रहे हैं कि एमपीसी की जो मीटिंग होने वाली थी वो एमपीसी की मीटिंग जून में होने वाली थी, बट अनकंडीशनल ये मीटिंग अभी हो गई और इस मीटिंग में टोटल 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब ये 6 लोग जो है ये कैसे इस मीटिंग के तहत जुड़ते हैं? सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इसके बाद अन्य 2 आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो डिप्टी गवर्नर हो गए या रीजनल गवर्नर हो गए। इसके अलावा 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। इन सारे लोगों को मिलाकर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो सबसे बड़ा डिसीजन सामने आया वो ये आया कि रेपो रेट को कम किया जाए। और ये जो रेपो रेट है ये कितने बेसिस पॉइंट से कम किया जाए? जनरली हम लोग बोलते हैं कि इतने परसेंट से कम किया जाए, वो सही नहीं है। अगर इकोनॉमी की भाषा में हम देखें तो इसको बेसिस पॉइंट कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये जो रेपो रेट कम किया गया ये 40 बेसिस पॉइंट से कम किया गया, यानी पहले 4.40 था और अब इसको घटा के 4% कर दिया गया। ये जो डिसीजन सामने आया ये डिसीजन 5:1 के वोटों से आया, यानी इसमें 5 लोग ये मानते थे कि इसमें इस मॉनेटरी पॉलिसी के रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से कम किया जाए, जबकि एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, 40 बेसिस पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट से कम होना चाहिए। और वो मेंबर थे मिस्टर चेतन घाटे। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका नाम याद रखना है। एमपीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये जो वोटिंग हुई ये किस रेशियो में वोटिंग हुई। आगे बढ़ते हैं कि इस मीटिंग में क्या-क्या मुद्दे सामने आए और कौन-कौन से पॉलिसी रेट्स को चेंज किया गया। तो यहाँ पर एक मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट शो कर रखा है। आई होप आप लोगों को क्लियर ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही होगी। तो इसमें देखते हैं कि किन-किन चीज़ों के बारे में कमी की गई। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल रेपो रेट की हम बात करते हैं तो रेपो रेट प्रीवियसली 4.40 था और नया रेट जो हमारे सामने आया वो 4% का आया। इसी से रिलेटेड हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है जो पहले 3.75% था और इस समय 3.35% हो चुका है, यानी ये भी 40 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। यहाँ एक चीज आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगी कि बड़े सारे रेट और वो सारे रेट जो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मनी को फ्लक्चुएट करने में, वो सारे लगभग एक ही परसेंटेज से एक ही बेसिस पॉइंट से कम किए गए हैं, 40 40 40 40। इसी साथ आगे बढ़ते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम शॉर्ट में एमएसएफ बोलते हैं।
ये हमारा 4.25% पे आ गया, जबकि लास्ट अगर हम बात करें तो ये 4.65% पे था। बैंक रेट 4.25%, लास्ट में 4.65% था। हाँ, अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो ये क्या है, ये है अनचेंज, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। और वहीं एसएलआर की अगर हम बात करें तो एसएलआर हमारा 25 बेसिस पॉइंट से घटकर अब पहुंच गया है 18% पर। तो ये मेजर हाइलाइट्स थे इस मीटिंग में। मेजर जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं उनको लेकर क्या सारे चेंजेस किए गए उसके बारे में ये मैंने आपको बताया। आगे एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मीटिंग की हाईलाइट थी, हाईलाइट में सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी वो आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रेपो रेट था वो 4% कर दिया गया, 4.40% से घटाकर, अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब सबसे बड़ी बात है, ये एलएफ होता क्या है? एलएफ का मतलब होता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से जनरेटेड जो भी लिक्विडिटी होती है उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये एलएफ होता है। तो एलएफ के बेसिस पर ये 40 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी अहम न्यूज सामने निकल के आई है वो ये है कि आरबीआई एक्सटेंड मॉरेटोरियम ऑन लोन्स फॉर अनदर 3 months टिल अगस्त 2020। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी गई है कि अनदर 3 months, यानी पहले भी मोरेटोरियम लगाया गया होगा। अब ये मोरेटोरियम समझा जाए कि मोरेटोरियम होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हैं आपकी एक ईएमआई बनती है और हर महीने की ईएमआई अब आप जमा करते हैं। लेकिन मोरेटोरियम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सेंट्रल बैंक ये सहूलियत देता है कि भाई कुछ दिनों तक आप अपनी ईएमआई नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईएमआई माफ हो जाती है। जितने भी दिनों का या महीनों का मोरेटोरियम दिया गया है उसके बाद आपको क्यूमुलेटिवली आगे चलकर उतनी ये आपकी ईएमआई देनी पड़ती है। यानी पहले जो आरबीआई का बयान आया था कि अप्रैल से लेकर मई तक ये 3 महीने की लोन की ईएमआई पे मोरेटोरियम लगा दिया गया था। लेकिन ये जो एमपीसी की जो बैठक हुई है और ये मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये इसमें फर्दर 3 महीने यानी आपका अगस्त तक आपको किसी भी तरह जो आपने लोन लिया है वो ईएमआई नहीं जमा करनी पड़ेगी। लेकिन 6 महीने के बाद जो भी ईएमआई आपकी बन रही थी वो आपको फर्दर जमा करनी पड़ेगी। मोरेटोरियम का मतलब वेवर नहीं होता है। डोंट डोंट अंडरस्टैंड इट और डोंट मिक्स इट विद द वेवर स्कीम। वेवर में तो जो भी ब्याज है आपका या जो भी राशि बची है उसको माफ कर दिया जाता है। ये माफ नहीं है, ये पोस्टपोनमेंट है। ये जरूर याद करिएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मोरेटोरियम जो वर्ड है ये आपके आने वाले एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन को बनाएगा। तो दूसरी हमारी ये न्यूज निकल के आ रही है कि मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ा दिया गया। तीसरी जो अहम है और जो पूरे विश्व की जो है इकोनॉमी को शो कर रहा है, इसमें ना सिर्फ भारत की हम बात करें बल्कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हैं, सारे लोग इस कोविड-19 पेंडेमिक स्टेज के चलते उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है। और आरबीआई ने खुद ये कह दिया है कि 2021 में इंडिया की जो जीडीपी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। और जनरली क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड में तो जो है जो जीडीपी है वो नेगेटिव रहेगी। हाँ, अगर सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज होते रहे तो ये जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है ये आपकी फर्दर एनहेंस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर अहम न्यूज़पेपर की मैंने कटिंग भी डाल रखी है और इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21 एस्टिमेटेड टू बी इन नेगेटिव टेरिटरी। नेगेटिव टेरिटरी में कहा गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बूस्ट करने के लिए जो कदम उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि आरबीआई इन्फ्यूजेस ₹50,000 crore लाइन ऑफ क्रेडिट टू एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक आपको पता है कि दिस इज द डेवलपमेंट बैंक और इसके थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है।
प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 15,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, लाइन ऑफ क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट का जनरली मतलब ये होता है कि ट्रेंचेस में पैसे देने। एक टारगेट पूरा हुआ, उसके बाद दूसरे टारगेट को पूरा करने के लिए फिर से पैसा दिया, यानी आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत मनी का ट्रांसफर होना। तो 15,000 करोड़ रुपए एग्जिम बैंक को हमारे यहाँ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड 15 महीने से घटाकर सॉरी आरबीआई इंक्रीजेज एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड टू 15 मंथ फ्रॉम 12 मंथ। एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है? जनरली एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच का ये टर्म है। कोई इंपोर्टर किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए बैंक के द्वारा फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल लोन लेता है, तो लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट के लिए ये एक्सपोर्ट क्रेडिट का पीरियड कहा जाता है। इसके बाद 15,000 करोड़ रुपए फिर से एक हमारे डेवलपमेंट बैंक को दिए गए हैं, और वो डेवलपमेंट बैंक हमारा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत योजना जो चली थी, उसमें एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया। हालांकि इसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस भी आ जाते हैं, परंतु सिडबी को ये कहा गया है कि आप स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए पैसा दे, और इसको भी 15,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस दिया गया है। देखिए यहाँ रीफाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? रीफाइनेंस की हम बात करें तो जितना भी पैसा लोन के थ्रू आम व्यक्तियों के पास आता है, वो तो डायरेक्ट आरबीआई से किसी जिस बैंक को रिक्वायरमेंट होती है उस बैंक में पहुंच जाता है। बट प्रायोरिटी सेक्टर की अगर हम बात करें, या हम ऐसे सेक्टर्स की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आरबीआई ने डेवलपमेंट बैंक्स बना रखे हैं। कई सारे डेवलपमेंट बैंक हैं। तो किसी भी स्कीम के तहत, मान लीजिए अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो आरबीआई का डेवलपमेंट बैंक है वो है आपका नाबार्ड। तो किसी भी योजना के तहत यदि किसान को कोई सहायता दी जाती है, बैंकों के थ्रू जो लोन दिया जाता है, उसके लिए पैसा नाबार्ड से आता है। चूंकि नाबार्ड में यह पैसा आरबीआई के द्वारा आता है, और नाबार्ड फिर से आगे फर्दर इसको क्या करता है, बैंकों में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं या आरआरबीज होते हैं उनमें भेजता है। तो when a development bank is financed by RBI, and this development bank again financed to commercial bank or RRBs, so the loan given by the development bank to the commercial bank is called as the refinance, क्योंकि ये दोबारा फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको रिफाइनेंस कहते हैं। अब न्यूज की अगर हम डिटेल में जाएं, जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस हुए, तो रेपो रेट चेंज किया गया है, ये कम किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट जनरली जिस तरह से हम, अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें लोन देता है और उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, वो आरबीआई के पास जाते हैं, तो आरबीआई भी ठीक उन पर लोन देते वक्त एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, और उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट को गिराने का मतलब यह है कि बैंकों को अब कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, और जब बैंकों को कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। और बैंकों का बिजनेस क्या होता है? बैंकों का बिजनेस ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में लोन दें। तो कम रेट पर पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बैंक लोन देंगे वो भी कम रेट पर देंगे, यानी इंटरेस्ट रेट बैंकों के द्वारा जो आम आदमी पर किसी भी लोन के लिए लगाया जाएगा वो कम होगा। तो इस तरह से बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा मनी बैंकों की, बैंक इस एक्स्ट्रा मनी को पार्क करते हैं आरबीआई के पास या सुरक्षित रखते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई के द्वारा उस पार्क किए हुए मनी पर लगने वाला या दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं और उस पर बैंकों के द्वारा एक निश्चित इंटरेस्ट पे किया जाता है,
ठीक उसी तरह से आरबीआई इन बैंकों को इनकी सुरक्षित मनी पर जो इंटरेस्ट पे करती है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। तो इसमें भी कमी कर दी गई। अब देखिए इसमें कमी करने का क्या मतलब हुआ? बैंक अपने पास पैसा रखना ज़्यादा सही उचित समझेगा या आरबीआई के पास रखना? तो वो ये सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो कम हो चुका है हमारे एक्स्ट्रा मनी पर, तो एक्स्ट्रा मनी हम ज़्यादा ना रख के इस मनी को कहाँ इन्फ्यूज़ करें? सिस्टम में इन्फ्यूज़ करें ताकि उसका जो बैंकों का बिज़नेस है, वो बैंकों का बिज़नेस बढ़ सके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी कमी कर दी गई। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है? रिवर्स रेपो रेट यानी सीआरआर को मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म जो लोन दिया जाता है, एनडीटीएल का 1 टू मैक्सिमम 2%, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और बैंक रेट चूंकि आपका रेपो रेट से ही रिलेटेड होता है, तो इसमें भी कमी कर दी गई। बैंक रेट जनरली और रेपो रेट के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो टाइम को लेकर है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और जबकि बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म जो रेट होते जो लोन दिया जाता है उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट है। तो लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा लोन लिया है बैंक ने, तो उसमें भी कम इंटरेस्ट देना है। तो बहुत बड़ा अमाउंट जब लिया है बैंक ने, तो बैंक अपना प्रॉफिट कैसे बनाएगी? हमको आपको लोन देकर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो की पॉलिसी रेट्स हैं, इन की पॉलिसी रेट्स में कमी करके आरबीआई ने मनी को आरबीआई ने लिक्विडिटी को सिस्टम में इंजेक्ट करने की कोशिश की और ये बहुत ही जो है अप्रिशिएबल जो है आप कह सकते हो अ, इस जो इस ये जो मूव आई है इसका सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम देखते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें, ये वो रेशियो होता है जिसमें सारे बैंकों को अपने पास जीसैक रखने पड़ते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना पड़ता है। तो एक निश्चित धनराशि बैंक की जीसैक को खरीदने में चली जाती है। अब ये परसेंटेज कम कर दिया गया, यानी यहां से भी बैंकों को अब चूंकि कम जीसैक मेंटेन करना पड़ेगा, कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उससे जो पैसा बचा उसको भी लोन सिस्टम में इंजेक्ट करेगी। तो दिस इज वेरी अप्रिशिएबल मूवमेंट ऑफ आरबीआई, मूवमेंट ऑफ एमपीसी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मोरेटोरियम की बात की थी, इसको कम किया गया है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कोविड 19 के चलते बड़ी विषम परिस्थिति हो चुकी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक चुका है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर रुक जाएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी एक तरह से रुक जाएगा और यानी हमारी डायरेक्टली हमारे जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारी वजह ऐसी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चुकी रुक चुकी है, किसी भी तरह से कोई भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी जीडीपी है वो घटेगी ही। इसके अलावा अगर हम ये देखें, हमने आपको बताया कि जो हमारे डेवलपमेंट बैंक है, अपने अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए आरबीआई ने इनको पैसा दिया है और साथ साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो रीपेमेंट होता है, ये जो अवधि होती है जिस पर आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लिए जाने वाले लोन को चुकाते हैं, वो भी आप कह सकते हो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी सामने आई हैं। देखिए अगर हम बात करें इसका फर्क क्या होगा, तो जो कुछ भी प्रयत्न किए जा रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी ठीक है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, मुश्किल से 2 दिन पहले एक एडवांस एस्टिमेट आया था और वो एडवांस एस्टिमेट ये आया था कि इंडिया में 295 पॉइंट समथिंग मिलियन टन्स का जो है इस बार फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा, तो ये एक गुड साइन है। इसके अलावा आरबीआई ने अभी ये अनाउंस किया है कि उसके पास जो फॉरेक्स है, अभी थोड़े दिन पहले फॉरेक्स में थोड़ी सी कमी आ गई थी, लेकिन फॉरेक्स भी अब 487 के एवब यूएस बिलियन डॉलर के एवब पहुंच चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। 1991 की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, इसकी क्राइसिस हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय जो फॉरेक्स था वो मुश्किल से 10 दिनों के लिए इंपोर्ट करने के लिए ही पर्याप्त था। आज की अगर हम बात करें तो हम 1 साल बिना कुछ किए इस मनी से, ये जो 487 के अबव जो हमारे पास फॉरेक्स है, इससे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वेरी वी आर इन वेरी साउंड पोजीशन इन इन मैटर ऑफ
फॉरेक्स रिजर्व। तो हम यही देखते हैं कि ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारे रिव्यूज किए गए, ये बहुत ही अच्छे किए गए हैं। और फर्दर हम ये आशा करते हैं कि अगर इसी तरह से गवर्नमेंट के मेजर्स रहते रहे और साथ साथ जो है अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें, आरबीआई के जो मूव्स हैं, इन दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो हमारी इकोनॉमी पटरी पर आने की पूरी आशा है। और अभी आपको पता है कि लगभग 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत पैसा दिया है, जो लगभग जो 5 ट्रेंचेस में 5 किस्तों में आप कह सकते हो अलग अलग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मैंने कोशिश की है जानकारी देने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।